चलिए स्वागत है। और हम लोग आज झारखंड का जो आज का जो टॉपिक है, आज नए चैप्टर की शुरुआत होगी। जो 2 या 3 दिन से जो चल रहा था झारखंड राज्य के वन, वो समाप्त हो गई पूरी तरह से। और उसको अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन रहेगा ही हर एग्जाम में। आज का जो टॉपिक है वो झारखंड की कृषि है। झारखंड की कृषि, झारखंड में होने वाली कृषि के बारे में आज पढ़ेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन एक रहता ही है, और इतना आसान क्वेश्चन दे देगा। कभी कभी बहुत आसान आती है, कभी कभी बहुत यही डिफिकल्ट हो जाती है। जिसको हम जानते हैं वही डिफिकल्ट हो जाती है। तो है आसान टॉपिक, बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है ये टॉपिक दोबारा। तो झारखंड की कृषि, पहला अगर हम लोग देखें तो इसमें बोलता है कि झारखंड के कृषि में कि जो कुल भूमि है, अच्छा सुनिएगा, जो कुल भूमि है उसमें से मात्र 23% भाग पर ही कृषि की जाती है। यानी कुल भूमि का, कुल भूमि का मात्र 23%, कुल भूमि का मात्र 23% पर ही खेती किया जाता है, खेती किया जाता है। यह है कि झारखंड का जो कृषि है उसमें कुल भूमि, जो झारखंड का जो कुल भूमि है उसमें से मात्र 23% भाग पर खेती किया जाता है। और यही इसी को बोलता है जो बजट आया था 2019-20 का, जो बजट था 2019-20 का जो बजट था, उसमें से बोला कि झारखंड में कुल जनसंख्या की, बोलता है झारखंड में कुल जनसंख्या की, कुल जनसंख्या की बोल रहा है 75% भाग खेती पर निर्भर है, निर्भर है। इसका मतलब क्या बताया है कि बजट 2019-20 में जो डाटा दिया गया तो उसमें बताया गया था कि जो कुल जनसंख्या झारखंड का है उसमें से 75% भाग जो आबादी है वो केवल खेती पर ही निर्भर है जीवन यापन करने के लिए। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं कि कुल जनसंख्या का 75% भाग लोग इसमें निर्भर है खेती के ऊपर, की खेती होगा तभी वो अपना जीवन यापन करेगा। और अगर खेत जिस साल वर्षा नहीं हुई और खेती नहीं हुई तो ज्यादा से ज्यादा लोग का पलायन कर जाएंगे दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। अगला बोलता है कि अगर हेक्टेयर की बात करें, एक एक वैज्ञानिक अध्ययन दिया गया बीच में, तो इसको लिखिएगा वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार कुल भूमि का, कुल भूमि का 38 लाख, 38 लाख हेक्टेयर हेक्टेयर पर खेती की जाती है, खेती की जाती है। ये तीन तीन पॉइंट लिखे, तीनों अलग अलग चीजें हैं। अभी हमने लिखा कि वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। ये बार 2-3 एग्जाम में इस चीज को पूछा गया है अभी तक। एक मिनट रुकिएगा। ठंडा हो जाएगा फिर। कहाँ पढ़ा रहे हैं? झारखंड कौन सा? जीडी का भी एग्जाम है। तो
ये हमने क्या लिखा कि वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार बोला गया है कुल भूमि का 38 लाख हेक्टेयर पर खेती की जाती है। ये क्वेश्चन को 2 से 4 6 बार अभी तक एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि कितने हेक्टेयर पर झारखंड में खेती की जाती है, तो 38 लाख हेक्टेयर है, उसको एकदम याद रखिएगा। जो कुल भूमि का बोलता है, अगर प्रतिशत इसी को बोले, जो कुल भूमि का 47% भाग बोला जाता है, 47% भाग पर की जाती है इसी का। अगर 38 लाख हेक्टेयर और अगर कुल भूमि का बोला यही वैज्ञानिक अध्ययन कि 47% भाग पर यहाँ पे खेती की जाती है झारखंड में। अब इसका दूसरा अगर देखें हम लोग, झारखंड में अगर हम लोग देखें कि एक आदमी का कितना जोत का आकार है, जो औसत हम लोग देखते हैं कि एक आदमी का औसत क्या है आकार, जोत उसके पास कितना जोत है। तो अगर यहाँ पे झारखंड में देखें कि झारखंड में प्रति व्यक्ति जोत का आकार 1.17 हेक्टेयर है। 1.17 लाख 1.17 लाख नहीं, सॉरी, 1.17 हेक्टेयर है। ये बहुत कम भूमि होती है कि 1.17 हेक्टेयर, बहुत कम, एकदम न के बराबर। ऐसा एवरेज में देखा गया है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति जोत का आकार 1.17 हेक्टेयर। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, तो इसको अगर दूसरे हम क्वेश्चन को एक तरीका समझाए कि झारखंड में जो 2 पहिया वाहन है, झारखंड में जो 2 पहिया वाहन है, उसमें झारखंड के लोगों का रेशियो क्या है। अगर कहने का मतलब झारखंड का जो भी व्यक्ति है आबादी, उसके साथ आबादी के साथ बाइकों की संख्या कितनी है। अगर हम बोले कि अगर यहाँ पे आदमी अगर इधर रखे और रेशियो निकाले बाइक, तब इसको अच्छा आसानी से समझिएगा कि आदमी और बाइक का क्या रेशियो झारखंड में है। क्या सभी के पास बाइक है? अगर रेशियो निकाली जाती है तो 100 आदमी में 1 बाइक है। ये एग्जाम में पूछ चुका है कि झारखंड के आबादियों की जो जनसंख्या के अनुसार बाइकों की का अनुपात क्या है। तो अभी तक 100:1 है, यानी 100 आदमी में 1 बाइक है। ऐसा, तो इसी हिसाब से ये है झारखंड में प्रति व्यक्ति जोत का आकार। ये भी क्वेश्चन पूछा है अभी तक कि कितनी प्रति व्यक्ति जोत का आकार है। अगला हम लोग लिखेंगे झारखंड की जो फसल है उसको वर्गीकरण करते हैं। फसल का प्रकार, और फसल के प्रकार को 3 वर्ग में बांट दीजिए। चलिए, झारखंड में फसल का प्रकार, पहला लिखिए खरीफ फसल, खरीफ फसल। दूसरा रबी फसल, और तीसरा जायद फसल। जायद फसल। यहाँ से एक क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में देखने को मिला है, बस यहाँ से छांटने के लिए दे देगा
कि इनमें से कौन सा जो है खरीफ फसल है या कौन सा रबी फसल है या कौन जायद फसल है। कभी कभी फसल का नाम दे देगा तो कभी कभी सीधे बोलेगा इनमें से कौन सा खरीफ फसल है, और उसके नीचे सब फसलों के नाम रहेगा खरीफ फसल। अच्छा, तो यहाँ हम बोल रहे थे कि यहाँ पे एग्जाम में देती है क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन आसान तभी लगेगा जब आप सभी फसलों के बारे में जान रहे हैं। अगर सभी फसल के बारे में नहीं जान रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है कि नहीं सही छांट पाइएगा। जैसे अगर बोल दे, अगर किन्हीं को पता नहीं होगा कि उड़द कब कब बोया जाता है और कब काटा जाता है, और इस स्थिति में अगर उड़द को नहीं जान रहे हैं कि कब बोते हैं कब काटते हैं, उसका ड्यूरेशन ही नहीं अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो छांटना मुश्किल हो सकता है। और नहीं तो ऐसे बाद बाकी एकदम आसान है। उड़द बोल दीजिए, कुर्थी बोल दीजिए। अगर ये सब का ड्यूरेशन नहीं पता है कि कब बोते हैं तो छांटने में दिक्कत हो सकती है, और क्वेश्चन रहता ही है यहाँ से एक क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा एकदम कि कौन कब बोते हैं। सभी फसलों का नाम लिखना संभव नहीं है, यहाँ पे इतने सारे फसल है, लेकिन आप उसके अनुसार समझ जाइएगा कि कुछ मुख्य फसल का नाम लिखेंगे, उसमें से समझ जाइएगा कि अच्छा ये फसल इस बीच में होता है। चलिए पहला खरीफ फसल को लिखेंगे। खरीफ फसल वैसे फसल को हम लोग कहते हैं जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर माह में काट ली जाती है। सीधा सीधी सुनिएगा, ये जो खरीफ फसल है जून जून जुलाई में बो रहे हैं, जून जुलाई में बोया जा रहा है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जा रही है, काट ली जा रही है। तब वैसे फसल जो भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खरीफ फसल। यानी खरीफ फसल वैसे फसल को कहेंगे जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के माह में काट ली जाती है, उसको उसको बोलेंगे खरीफ फसल। अब इसमें देखें कि खरीफ फसल पूरा अगर देखें ध्यान से तो जून जुलाई जुलाई के बाद पूरी तरह से मानसून का आगमन हो जाता है, और मानसून का आगमन यानी बरसात। बरसात मतलब इसको हम बरसाती खेती भी कहते हैं, कह सकते हैं कि बरसाती खेती भी, यानी खरीफ फसल को हम लोग बरसाती खेती भी कर सकते हैं क्योंकि बरसात का ही ड्यूरेशन में हो रहा है। तो इसलिए अब बरसाती समझिएगा, अगर इसको हम बरसाती खेती बोलेंगे, बरसाती खेती तो यानी बरसात में जो भी होती है फसल, वैसे जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, और बहुत सारे ऐसे फसल है कि आप बरसाती फसल है। तो वैसे जितने भी फसल है बरसात में होने वाला सब के सब आपका खरीफ फसल है। तो यहीं से एक आपको छांटने के लिए यहाँ से यहाँ एक देगा। अगर आसानी से छांट लेते हैं फसलों को, अगर पता है कि कब बोया जाता है कब काटा जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा। अब खरीफ फसल को भी दो भाग में बांटा जाता है क्योंकि बरसाती फसल है, देख रहे हैं। अब बरसाती फसल को भी दो भाग में बांटते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं देहाती में, भाल कोई बोलता है देहाती में कि कोढ़न और जड़हन बोल देता है लोग, कि एक तो थोड़ा देरी पहले हो जाता है और एक तो एकदम अंत तक रहता है, बरसात के अंत तक। लेकिन यहाँ पे दो भाग में बांटे, एक भदई भदई और एक हो जाता है अघनी। अघनी ये नाम कहीं ना कहीं माह के अनुसार से लिया गया है कि एक भादों में वैसी फसल जो जून जुलाई में तो बोई जाती है लेकिन भादों के माह तक उसको काट ली जाती है, जो आषाढ़ सावन के बाद भादो आती है उसमें।
कि भादई तक काट ली जाती है, वैसे फसल को भादई कहते हैं। और जो अगहन तक जाती है, आप अगर किन्हीं को अगर याद होगा तो आप कह सकते हैं कि अगर देखिएगा कि माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, यही भादो को भादई लिख रहे हैं, भादो को भादई, ठीक है। उसके बाद कुवार, कुवार, उसके बाद कार्तिक, उसके बाद अगहन, यानी ये इसी अगहन को हम अगहनी फसल बोल रहे हैं। तो वैसे फसल जो जून जुलाई में बोते हैं और भादों के मास तक अगर कट जाती है, तैयार होके कट जाती है, तो उसको बोलेंगे भादई। और जो अगहनी तक जाती है, एकदम अगहन माह तक, उसको हम लोग बोलते हैं अगहनी फसल। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई फसल होती है तो अगहनी फसल में 80% होता है खेती। और भदई में, सॉरी, यहाँ पे 80% में 70%, अगहनी फसल 70% होती है और भदई 10%। एक बार देखने दीजिएगा, रिमाइंडर कर रहे हैं, यहाँ भी 20% लिखिएगा, भादई में 20 गलती से लिखा गया था 10। तो अगहनी फसल 70% और भादई 20%। इसीलिए देखते हैं कि धान वगैरह अंतिम तक कटता है कार्तिक अगहन में जाके, अगहन माह में आसपास, तो सब के सब अगहनी फसल है। कुछ धान ऐसी भी होती है जो भादो माह तक काट ली जाती है, जिसको हम लोग भादई बोलते हैं। अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से भी उसको पुकारा जाता है कि भादो तक जो पहले कट गया उन सबको। तो ये है पहचानने के लिए। तो ये इसका कहानी हो गया, इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना ही जानना है, बस फसलों को नाम जानिए और जान जाइए कि कब इसको बोते हैं कब काटते हैं। अगर कोई बोल दे कि, अगर बोल दे बोदी, अगर बोदी बोल दे तो कहाँ होगा, खरीफ में रखेंगे कि रबी में रखेंगे, इस टाइप से। तो जो अगर जान रहे हैं कि असली में कब होता है, तो उनको छांटने के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगला रबी फसल, ये सेकेंड में चलते हैं, रबी फसल। तो रबी फसल, इसको सीधे बोले, यहाँ ये जो खत्म हो रहा है सितंबर अक्टूबर, यहाँ के बाद ही तो हम लोग धान उन काटते हैं, उसके बाद कुछ इसमें अलग चीजें फसल लगाते हैं। तो यानी सितंबर अक्टूबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के माह में काट ली जाती है, वैसे फसल को हम लोग बोलेंगे रबी फसल। फिर से सुनिएगा कि रबी फसल वैसे फसल को कहेंगे जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल माह में काट ली जाती है, उस फसल को हम लोग रबी फसल बोलेंगे। इसीलिए गांव घरों में आप देखिएगा कि किसान लोग, अभी धान उन सब कुछ खत्म हुआ, मक्का उक्का सब खत्म होता है, तो सभी का मुंह से निकलना शुरू होता है कि हमको रबी लगाना है, मतलब रबी फसल बोना है। अब बातों बातों में सुनिएगा कि रबी फसल हमको लगाना है। तो इसी का बात करते हैं सब, रबी फसल। इसको दूसरा हम बोल सकते हैं कि अभी ठंडे के मौसम में हो रही है इस सीजन, सितंबर अक्टूबर से मार्च, इसको हम लोग और दूसरे नाम से कह सकते हैं, ठंडे मौसम की खेती कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि इसको बैसाखी फसल भी बोलते हैं। तो तीन तरह से इसको नाम लेते हैं, एक ठंडे मौसम की खेती, खेती और बैसाखी, बैसाखी खेती यानी बैसाखी फसल, इस तरह भी नाम इसका है। तो इसका भी नाम जानना है कि ठंडे मौसम की खेती और बैसाखी फसल किसको बोलेंगे। तो वैसे फसल को बोलेंगे जो सितंबर अक्टूबर बो रहे हैं और मार्च में काट ले रहे हैं, जैसे चना, गेहूं। अब देखिएगा चना, गेहूं, मटर, ये सब जितने भी फसल है रबी फसल है, बरसात के बाद इसको लगाया जाता है।
तो इस तरह से सबको एक बार खाली अपने माइंड में रखना है कि कौन सा फसल को कब बोते हैं। इतने सारे लिखना शुरू करेंगे तो फसल का नाम भी खत्म नहीं होगा, इसलिए सभी फसल का नाम भी नहीं लिखा जा सकता है, इतने सारे फसल है। अगला जायद फसल। जायद फसल जो गर्मी के दिनों में खास करके एकदम कम समय के लिए उगाया जाता है, वैसे फसल को हम लोग जायद कहते हैं। जैसे गर्मी के समय में सबसे कम समय में कैसे होता है, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये सब जितने भी फसल है सबके सब जायद फसल है। फिर से सुन लीजिएगा, जायद फसल जो है गर्मी के दिनों में जो भी फसल उगाई जाती है और बहुत कम समय के लिए रहती है, यानी कि गर्मी के बाद भी वो रहेगा नहीं, जैसी मौसम समाप्त होने लगता है वो अपने आप ही गलना शुरू कर देगा। तो जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये सब के सब फसल जायद फसल में होती है। यहां से बस इतना ही जानने वाला चीजें हैं। अब झारखंड के कुछ प्रमुख फसल है, जो प्रमुख फसल है जो क्रम से कुछ 6 से 7 क्रम तक याद रख लेना है। कभी कभी पूछ देती है कि पहला में कौन है झारखंड के सर्व प्रमुख फसल, तो दूसरा कौन है, तो तीसरा कौन है, या चौथा पांचवा, इस तरह से कहीं ना कहीं एक आध को पूछा जाता है। तो जैसे एक बार जेपीएससी पीटी में पूछा है, और ये भी 2016 वाला ही में ही पूछा था कि झारखंड की दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन है। क्वेश्चन ऐसे था, झारखंड की दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन सी है, कौन सी है। क्वेश्चन इस तरह से था। ऑप्शन पहला में अगर हम दिए धान, दूसरा में गेहूं, तीसरा में दे दिए मक्का, चौथा में दे दीजिए जौ। इस तरह से ऑप्शन था। तो झारखंड की दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन सी है, यहाँ पे दूसरी यानी दूसरा स्थान पे आना चाहिए, यही बोला है। अगर खाली रहता झारखंड की सर्व प्रमुख फसल कौन है तो उसका आंसर तो पहला स्थान वाला होता, लेकिन दूसरी बोल दिया तो दूसरा स्थान पे कौन आएगा। उस हिसाब से दूसरी जो सर्व प्रमुख थी वो यहाँ का मक्का है। झारखंड में जो दूसरी सर्व प्रमुख जो फसल है वो मक्का है। पहला धान है, दूसरा मक्का है, तीसरा गेहूं आती है, उसके बाद उधर क्रम अलग अलग फसल है। इसलिए 3 तक एकदम याद रखना है कि पहला धान, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं। तो उसी को अभी हम लोग देखेंगे कि ये फसल जो सर्व प्रमुख जो है ये सब कहाँ पे और कौन सा जिला में सर्वाधिक होती है। कभी कभी जिला भी पूछा है 1-2 बार कि धान की खेती सबसे ज्यादा कौन सा जिला में होती है या उगाई जाती है, मक्का सबसे ज्यादा कौन सा जिला में होती है, इस तरह से। तो लिखिए, पहला क्रम लिख लीजिए यहाँ पे, क्रम में पहला लिखिए धान, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं। कभी कभी इसको सजाने के लिए भी दे देगा, क्रम वाइज सजाए बोल देगा कि घटते हुए क्रम सजाए। क्वेश्चन 2 तरह रहती है, सजाने वाला में ध्यान बहुत देना दीजिएगा, ध्यान सीधे एगो बोलेगा अवरोही, एगो आरोही बोल देगा, तो उसी में फंस जाइएगा कि अवरोही और आरोही में है, कि बोल देगा कि जैसे बोल देगा झारखंड के जिलों को आरोही क्रम में सजाए, या कभी बोल देगा कि झारखंड के जिलों को अवरोही क्रम में सजाए। उसी तरह यहाँ भी बदल सकती है कि झारखंड में
झारखंड के फसलों को अवरोही क्रम में सजाए। अगर सीधे पूछ दे कि झारखंड में घटते हुए फसलों को सजाया तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप बड़ा से छोटा सजा दिए, तुरंत 4 ऑप्शन सजाया हुआ रहेगा वहां, बस टिक करना है। और अगर बढ़ते हुए बोला तो कम से ज्यादा जाना है। कभी कभी लोग उल्टा देखने लगते हैं, अगर बढ़ते हुए बोला तो बड़े से ही नीचे आना शुरू कर देंगे। बढ़ते हुए बोले मतलब छोटा सा बड़ा। अगला लिखिए, अगला लिखते जाइए गन्ना, चौथा गन्ना। पांचवा लिखिए जौ। अगला लिखिए छठा में ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा। आगे लिखिए दलहन और तिलहन, दलहन और तिलहन। अगला लिखिए मड़ुआ, मड़ुआ। इस तरह से ये क्रम, कम से कम आपको 4 तक तो जानना ही होगा कि पहला में धान है, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं, चौथा गन्ना, जौ, ज्वार बाजरा, दलहन तिलहन और मड़ुआ। धान का यहीं पे जान जाइए कि टोटल जो है सभी फसल में से 50% केवल धान होती है, 50% झारखंड में धान होती है। कभी कभी किसी किसी किताब में 60% भी लिखा हुआ है, ये भी लिख दिया है 60% भी कोई कोई किताब में। अब किसको सही माने, वहां पे बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाती है ऐसे शब्दों में कि 2-2 3-3 किताब, कोई 50 लिखता है, कोई 60 लिखता है। लेकिन अधिकतर किताबों में हम देखेंगे 50% ही है, तो इसी को मान के चलिए। अगर 50% ऑप्शन में नहीं रहा तो 60% को ये कर दीजिएगा। ये है कंट्रोवर्सी यहाँ पे इस ऑप्शन पे। तो सीधे अगर पूछेगी कि झारखंड में धान की खेती कितने प्रतिशत पे होती है तो 50%। अगर वो नहीं रहा तब 60%, दोनों नहीं रह सकता है। कंट्रोवर्सी जो भी क्वेश्चन होती है उसमें दोनों ऑप्शन नहीं देती है कभी भी। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक कहाँ होता है तो पहले हम लोग धान की बात करेंगे। तो धान जो है आपका सिंहभूम एरिया में है, ये वाला धान, धान हो गया यहाँ पे सिंहभूम यानी पश्चिम सिंहभूम, धान हो गया पश्चिम सिंहभूम। मैप देख के ही बगल में लिख लीजिए पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम यहाँ पे लिख लीजिए। अगला हम लोग देखें मक्का, मक्का यहाँ पे लिखिए मक्का कहाँ है, ये पलामू में, ये पलामू है, पलामू में मक्का। दूसरा लिखिए आपका गेहूं, गेहूं भी यही लिखिए, गेहूं भी कहाँ होगा, ये भी पलामू में सबसे ज्यादा। सर्वाधिक हम लोग देख रहे हैं कि सर्वाधिक कहाँ होती है तो गेहूं भी पलामू में। उसके बाद गन्ना, गन्ना, गन्ना ये कौन सा है, हजारीबाग, हजारीबाग। तो गन्ना भी, गन्ना सर्वाधिक हजारीबाग में होती है। उसके बाद जौ, जौ की बात करें तो ये भी पलामू में, सर्वाधिक ये भी पलामू में होती है। इसके बाद लिखिए ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा कहने का मतलब मोटे अनाज जो भी है यहाँ, ये भी हजारीबाग, ज्वार बाजरा की भी सर्वाधिक खेती हजारीबाग में। इसके बाद दलहन और तिलहन,
दलहन और तिलहन, ये दोनों का दोनों पलामू में, दलहन और तिलहन भी पलामू में ही सर्वाधिक होती है। इसके बाद मड़ुआ, इसके बाद मड़ुआ, ये रांची में होती है, सर्वाधिक रांची में ये मड़ुआ। तो ये कुछ प्रमुख फसल थे जो हम लोग कुछ ही को देख सकते हैं, सब फसल को नहीं देख सकते हैं, इसलिए कुछ प्रमुख जाती है, उतना तक को हम लोग देखें कि सर्वाधिक कहाँ होती है, और सबसे पहला स्थान में कौन है, दूसरा कौन है, वो भी सजाने के लिए क्रम में आपको दे देगा एग्जाम में कि क्रम से सजाए। तो धान पश्चिम सिंहभूम सर्वाधिक यहाँ होती है, जो कि राज्य का सर्वाधिक फसल भी है ये। दूसरा कि मक्का सर्वाधिक कहाँ हो रही है, पलामू में, इसलिए पलामू का अगल बगल जितने भी देखिएगा, जो लातेहार भी पलामू का अगल बगल, जो लातेहार जिला में भी देखिएगा तो मक्का का खेती बहुत ज्यादा लोग करता है। अगला कि मक्का के बाद गेहूं, यह भी पलामू। इसके बाद जौ भी पलामू, दलहन तिलहन पलामू, गन्ना और ज्वार बाजरा हजारीबाग, और मड़ुआ रांची। बस इसमें इतना ही जानना है, इसके आगे ज्यादा नहीं जानना है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये इतना ही इम्पोर्टेंस है। अगर बोलिएगा कि बहुत सारा फसल होती है, तो बहुत सारा फसल तो सचमुच में होती है, लेकिन बहुत सारी फसल को नहीं पूछी जा सकती है। हाँ, छांटने के लिए पूछ देगा कि कुर्थी कौन सा फसल है, अरहर कौन सा फसल है, वहां बताया था कि खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो अगर जिनको पता होगा कि अरहर कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, तो उनको पहचानने में कभी भी समस्या नहीं हो सकती। हाँ, जो एकदम खेत इन सब भी चीजों से एकदम बाहर हैं, कभी खेती के बारे में जाने ही नहीं, तो उनको तो रटाया भी नहीं जा सकता है कि कितना कितना फसल का नाम रटेंगे, नहीं। अब इसके बाद हम लोग को जो अगला इसी में टॉपिक है, कृषि में ही, झारखंड की कृषि में ही, कि झारखंड में सिंचाई सुविधा, कौन कौन सा सिंचाई के लिए हम लोग का सुविधा है यहाँ पे, और कितना प्रतिशत है, और कौन सा जिला इसमें सर्वाधिक एकदम पायदान ऊपर है सिंचाई सुविधा का उपयोग करने में। तो इसी में लिखिए झारखंड की सिंचाई प्रणाली, झारखंड की सिंचाई प्रणाली, झारखंड की सिंचाई प्रणाली। थोड़ा सा वोल्टेज कम है, इसलिए आप लोग को भी कॉपरेट करना होगा। हम देखें स्क्रीन में कि थोड़ा कम आ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉपरेट कीजिए, वो थोड़ा वोल्टेज ही डिम है। तो झारखंड की सिंचाई प्रणाली, तो सिंचाई प्रणाली में अगर हम लोग देखें तो यानी सिंचाई प्रणाली यानी कि जो भी खेती हो रही है यहाँ पे सिंचाई सुविधा जो भी मिलती है उसके चलते हो रही है। तो कुल भूमि का क्वेश्चन 2-3 बार पूछी है कि कुल भूमि का मात्र 12.7% भाग पर ही सिंचाई सुविधा के कारण खेती होती है। ध्यान से इसको देखेंगे, क्या बोल रहा है कि कुल भूमि का मात्र 12.7% पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यही इसका मतलब हुआ कि जो भी हम लोग को सिंचाई सुविधा से खेती करते हैं वो मात्र 12.7% पर है। बाद बाकी किसके ऊपर निर्भर है, मानसून के ऊपर, कि बरसात होगी तो खेती होगी और नहीं होगी बरसात तो स्वाहा।
तो जो होगा देखा जाएगा वाला हिसाब। तो यही बोलता है कि सिंचाई सुविधा में मात्र 12.7% पर ही खेती होती है। अब ये सिंचाई जो सुविधा है क्या क्या है, इसको देखना है। तो लिखिए पहला कुआं, पहला में कुआं, पहला में कुआं, कुआं, कुआं के बारे में लिखिए। यह परंपरागत सिंचाई साधन है, यह सुविधा है, यह परंपरागत साधन है कह सकते हैं। यह परंपरागत सिंचाई सुविधा साधन है। परंपरागत कुआं की, परंपरागत यानी जो चलते आ रही थी देखा देखी, कि कोई छोटा सा कहीं गड्ढा खोद लिया कुआं टाइप से, पटाना शुरू कर दिया अपना फसल में, उसी टाइप से और दूसरा कोई गड्ढा खोद लिया उसी के देखा देखी, तो परंपरागत इस टाइप से हो गया। कि परंपरागत, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछी है कि इसमें से कौन परंपरागत सिंचाई सुविधा है, सीधे पूछ देगा एक लाइन में कि परंपरागत सिंचाई सुविधा कौन है। तो परंपरागत में कुआं है। आगे इसी के बारे में लिखिए कि ये जो है कुल सिंचाई सुविधा का 29% भाग पे कुआं के माध्यम से ये होती है खेती। और सर्वाधिक विस्तार अगर देखिएगा, सर्वाधिक विस्तार यानी कुआं से सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है, तो कुआं से सबसे ज्यादा खेती करता है गुमला जिला में, गुमला जिला में। तो इसको अभी हम लोग ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे याद होगा। ये जो शब्द है ना बहुत लोगों को थकाए हुए रहता है कि याद ही नहीं होता है लोगों को, छोटा सा है लेकिन थकाया हुआ रहता है कि कहाँ हम कुआं को सर्वाधिक कहाँ बोलेंगे, तो कहाँ नल है, तो कहाँ आपका नहर है, कहाँ तालाब है, इन सभी चीज माइंड में ये करते रहता है इधर से उधर लोगों को। लेकिन अभी देख लीजिएगा ट्रिक, अभी तुरंत बता देंगे, तुरंत याद हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं। अब परंपरागत सिंचाई सुविधा है, साधन है, 29% भाग में है और सर्वाधिक विस्तार गुमला जिला, गुमला में कुआं से सबसे ज्यादा खेती करता है लोग। दूसरा तालाब, तालाब, तालाब में यह सिंचाई का सबसे पुराना साधन है। यह शब्दों में गौर कीजिएगा, यह सिंचाई का सबसे पुराना साधन है और कुआं परंपरागत सुविधा आती है, सिंचाई है। यह सबसे पुराना सिंचाई सुविधा है। दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन जो बोल रहे हैं उससे लिख लीजिएगा। तालाब यह सबसे पुराना सिंचाई सुविधा है। तो यही शब्द को गौर करना है कि सबसे पुराना कौन है, परंपरागत सिंचाई सुविधा कौन है। अभी फिर आएंगे, आधुनिक भी आएंगे कि आधुनिक सिंचाई सुविधा का है, हम लोग को अभी आधुनिक के समय में काम मिल रहा है। तो सबसे पुराना सिंचाई सुविधा तालाब, और तालाब कुल जो सिंचाई भूमि है उसमें से मात्र 29% भाग पर तालाब के माध्यम से खेती होती है। तो यहाँ पे सॉरी 29 बोल दिए थे, 19 है, यहाँ पे 29 हम लोग लिखे थे कुआं में, उसमें 10% घटा दीजिए और 10% घटा दिए तो बच गया 19%। याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि 29 से सीधे हम घटा दिए 19% और इधर उधर नहीं देखना है। और सर्वाधिक तालाब देवघर में है, देवघर सर्वाधिक जो तालाब से जो खेती होती है वहां का पानी से, तो सबसे ज्यादा देवघर में। ये भी याद रखना है, जिला भी। और कुछ अभी देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे, ये है। इसके बाद आगे लिखिए नहर, इसको हम मिटा रहे हैं।
तीसरा में नहर। नहर यह सिंचाई सुविधा का आधुनिक साधन है। लिखिए, यह सिंचाई सुविधा का आधुनिक साधन है। आधुनिक साधन है, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। यह सिंचाई सुविधा का आधुनिक साधन है जो कुल सिंचाई भूमि का, अभी हम लोग यहाँ 19% लिखे थे तालाब में, इसमें 1% घटा दीजिए तो 18% भाग पर होती है, 18%। और सबसे ज्यादा नहर कहाँ है? तो आपका सिंहभूम और सरायकेला में। सिंहभूम कहने का मतलब दोनों जिला हो गया, यानी पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों, और साथ ही साथ सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां पूरा लिख लीजिएगा, सरायकेला खरसावां। तो नहर से सर्वाधिक जो खेती होती है वो सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में होती है, और मात्र 18%। इसके बाद आपका बचा नलकूप। नलकूप, चौथा में नलकूप। नलकूप, ये भी नलकूप आधुनिक सिंचाई सुविधा का साधन है, इसको भी लिख लीजिए, आधुनिक साधन है। आधुनिक साधन है जो कुल सिंचाई सुविधा का मात्र यहाँ पे 18% था। देखिए, याद कैसे रखिएगा, 18% था नहर में, तो एक को हटा दीजिए, सीधे 8% में आ जाइए। इतना आसान शब्द है कि 8% पे नलकूप के माध्यम से खेती होती है। और सर्वाधिक इसका सबसे ज्यादा कहाँ होती है नलकूप से? तो लोहरदगा में। लोहरदगा में। तो कभी कभी यहां से क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि इनमें से कौन बेमेल है, यानी जोड़ा या तो गलत है बोल देगा। एक तरफ दे देगा इधर सिंचाई सुविधा का नाम, इधर आपका प्रतिशत भी दे देगा, का नाम दे देगा। जैसे बोल देगा कि नलकूप डैश करके लोहरदगा की जगह में कुछ दूसरा लिख दिया, पलामू, गढ़वा चाहे साहेबगंज लिख देगा। तो बेमेल वाला में भी इस तरह का क्वेश्चन बनाता है। या बोल देगा कि इनमें से कौन सही है, तीनों गलत कर देगा, एगो सही कर देगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा ट्रिक लगाते हैं। ये पढ़ तो लिए इसको कि याद कैसे रहेगा। अगर थोड़ा भी किसी को याद होगा तो याद हो जाएगा। जैसे कहां से हम लोग बात किए, 29 के बाद सीधे 19 के बाद सीधे 18, यहाँ भी फिर एक हटाए तो 8%। आसान शब्द है, अगर देखा जाए तो बहुत आसान है। 29%, 19%, 18%, 8%। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि मरते दम तक नहीं भूलेंगे वाला हिसाब। इस तरह से अब 29% हम लोग देखें किसका था? कुआं का है। तो अलग अलग अगर हम लोग थोड़ा सा ट्रिक देखें तो गमला कहाँ गिरा? कुआं में। ठीक है, गमला गिरा कहाँ? कुआं में, यानी गुमला जिला कुआं में सर्वाधिक है। दूसरा कि नहर तो ऐसे भी जान रहे हैं कि जो सोनरेखा नदी का जो भी यहाँ पे नहर से जोड़ा गया सोनरेखा का जो है आपका नदी घाटी परियोजना, उसके चलते अगल बगल अगर ध्यान होगा तो पूरे सिंहभूम को नहर से जोड़ देना है। तो ये कोई लॉजिक भी नहीं हुआ, और ना ये तो अखबारों के माध्यम से भी जान सकते हैं कि नहर के माध्यम से किधर खेती सबसे ज्यादा की जा रही है। तो सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जो सोनरेखा नदी का पानी को ये यूज किया जा रहा है। अगला कि नल क्या चीज से बनता है? अगर देखा जाए नल देखा जाए तो क्या सब बनाएंगे हम लोग? लोहा से। लोहा यानी लोहरदगा, तो इसलिए नल से सबसे ज्यादा कहाँ होगा? लोहरदगा। इस तरह से ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, और बाद बाकी इसको भी याद रख लीजिए। और ये सारे टॉपिक जितने अभी पढ़ रहे हैं इसी तरह से
अरेंज करके जेपीएससी मेंस का ज्योग्राफी में भी ये सारे टॉपिक है। अभी तक जितना पढ़ाए हैं ज्योग्राफी टॉपिक सब के सब जेपीएससी मेंस का टॉपिक है। तो आप अगर यहाँ इन सब चीजों को यहाँ पे याद अगर कर लेते हैं अच्छी तरीका से, तो आप वहां मेंस को भी अच्छा से डील करके लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। अब वहां थोड़ा सा यही यूज कीजिएगा कि इन सब चीजों को सब सारे जब लिख लिए कि सिंचाई प्रणाली, जब इन सब चीजें, तो लास्ट में मैप बना दीजिए क्वेश्चन के अनुसार। कि कोई कोई को प्रश्न में पहले मैप मांगता है, तो किसी किसी में लास्ट में मांगता है, और लास्ट में दिखा दीजिए कि कुआं सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, तो गुमला, इसको यहाँ कर दीजिए कुआं, खाली कुआं कर दीजिए, जिला मत लिखिए, वो अपने समझने वाला समझ जाएगा। दूसरा 19% क्या था, तालाब था, तो तालाब कहाँ था, देवघर, तो यहाँ लिख दी, बना दीजिए। लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है। अगर वही पता नहीं चले तब तो फिर मैप को छुइएगा ही नहीं। अगर एकदम कंफर्म पता है कि कौन सा जिला कहाँ है तभी मैप को छुइएगा, नहीं अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। केवल लिख के ही छोड़ दीजिएगा तो एक आध नंबर काट के नंबर दे देगा, लेकिन अगर मैप में गलत दर्शा दिए तो हो सकता है पूरे के पूरे काट देगा, वो समझ जाएगा कि जानकारी नहीं था तो बनाने क्यों चला। इसलिए यहाँ तालाब, आपको वहां जिला दिखाने की, जिला बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी वहां लिख चुके हैं। अगला 18% नहर था, तो नहर यानी सिंहभूम वाला एरिया सरायकेला खरसावां तक, तो ये वाला इस तरह से पूरा कर दीजिए। नहर, नहर से अब इसके बाद फिर नलकूप कहाँ, लोहरदगा में, तो यहाँ पे कर दीजिए इस जगह, इसीलिए बोल रहे हैं कि नलकूप। इस तरह से अगर लास्ट में मैप को आप अगर, लेकिन मैप को हमेशा प्रश्न के अनुसार ही रखा जाता है, ये नहीं कि मैप को हम हमेशा लास्ट में रखें, नहीं। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि मैप को जैसे ही आप उसकी भूमिका को बताइएगा विस्तार वगैरह उसके बाद ही देना रहता है, कुछ कुछ का लास्ट में देना रहता है, तो वो पढ़ते 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 अनुभव हो जाएगा कि मैप को कहाँ रखे, और इस तरह से मैप को दिखा दीजिएगा। हाँ, और इस चीज तभी प्रैक्टिस होगा जब बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो खुद याद हो जाएगा। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बड़ी क्वेश्चन पूछती है यहाँ से। और इसमें बस एक ही चीज बच गया है अब, सिंचाई परियोजना। जो पंचवर्षीय, किसी भी पंचवर्षीय योजना में जो भी सिंचाई सुविधा जो यहाँ शुरू की गई थी, वो एक टॉप इसके अंदर बच गया, सब टॉपिक कृषि में, वो हम लोग कल देखेंगे। और अभी तक जितना इसमें कृषि में देखे, इसमें पूरी तरह से क्वेश्चन आती ही है, हर एग्जाम में आएगी, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और मेंस को आप अच्छे से डील कर सकते हैं इसको, जिस तरह से बताए, बस प्रतिशत वगैरह जिला कंफर्म याद रखिए। तो हम लोग यहीं तक आज का क्लास समाप्त करते हैं, और इसके बाद का क्लास नहीं होगा। और लगन भी आ गई है तो थोड़ा वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब से, इसीलिए। और अगर किसी को यहाँ तक कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कल से दोनों क्लास होगी। कुछ कुछ पूछना है तो पूछिए, हम सुन रहे हैं।
बोलिए, हम देख रहे हैं, अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कंफर्म है बेझिझक। चलिए ठीक है, सबों को शुभ रात्रि। और ठंड थोड़ा बढ़ गई है, इसलिए अपना ख्याल रखें।